हेलो, नमस्कार। आज से हम इंडियन पॉलिटी जो कि लूसेंट का में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी के बारे में दे रखा है, आज हम उसके लिए उसमें से पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे लूसेंट की बुक की इंडियन पॉलिटी को। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले 1757, जो 1757 दे रखा है कि प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस दिया। जब प्लासी का युद्ध 1757 और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो भारत हार गया और अंग्रेज जीत गए, जिसमें उन्होंने बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया या शिकंजा कस लिया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न हैं। कहने का मतलब ये है, उन्होंने जो एक्ट पास किए उसी के थ्रू वो आगे बढ़े। अब स्टार्ट करते हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटरिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण, जो कंपनी का शासन था उस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। सेकंड, इसके बाद पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय शासन। पॉइंट नंबर थर्ड, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इसकी विशेषताएं क्या रहीं, किस प्रकार रहीं। नंबर एक, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन किए गए। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें जो बंगाल का गवर्नर था वो तो था ही, उसके अलावा बम्बई और मद्रास के गवर्नर को भी इसी के अधीन, इसी में मिला दिया गया। इस एक्ट के तहत बनाने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो कौन थे बंगाल के पहले गवर्नर जो बने थे जिसमें सबको मिला लिया था? वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। नंबर दो, इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य, एक कौन था? गवर्नर जनरल, और उसमें 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। नंबर 3, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के अंतर्गत 1774 में कोलकाता के अंदर एक उच्चतम न्यायालय, किसकी? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे और अन्य 3 सदस्य चैम्बर्स, लिमेस्टर्स और हाइड थे। नंबर 4, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है, जो भारतीय उपहार, जो कि कीमती उपहार देते थे, जो निजी मीन्स प्राइवेट देते थे, और जो उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 5, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर
कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें ही था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में बना। रेगुलेट एक्ट की कमियों को, जो रेगुलेट एक्ट में जो कमी रह गई उनको दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 में, कब? 1781 में प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कोलकाता की सरकार थी उसे कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बाद 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट बना। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जो कि पीट्स एक्ट जो बना था हमारा 1784 में, उसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो व्यापारिक मामलों के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए था। इसके बाद 1793 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम बना। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की, जो कि 1793 का चार्टर्ड अधिनियम बना। उसमें क्या हुआ कि भारतीय राजस्व में से ही देने की व्यवस्था की। जो वेतन था सदस्य, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों का जो वेतन देना था, वो क्या था? भारतीय राजस्व में से ही देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम, उसके बाद क्या बना? पीट एक्ट के बाद 1793 का चार्टर्ड अधिनियम के बाद क्या बना? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम बना। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? नंबर 1, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि 1813 ईस्वी में चार्टर्ड अधिनियम बना। उसमें ये एक मुख्य सबसे पहली थी कि कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 साल और बढ़ा दिया गया। नंबर 2, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। कहने का मतलब ये था कि उसके साथ व्यापार कर रहे थे उसे भी अंग्रेज पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने छीन लिया। जो अंग्रेज थे उन्होंने छीन लिया। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। नंबर 3, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। नंबर 4, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। कहने का मतलब 1813 से पहले जो ईसाई पादरी थे उन्हें भारत में आने की अनुमति या आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। नेक्स्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कहने का मतलब 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम बना उसमें कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। नंबर 3, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा 1833 का अधिनियम चार्टर्ड अधिनियम बना उसमें क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर बना था उसे अब भारत का गवर्नर बना दिया गया। नंबर 4, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले
लिया गया। नंबर 5, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। नंबर 6 क्या है? भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। नंबर 7, हद नियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। नंबर 8, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नंबर 9, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले 1834 में कौन? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया हुआ था 1834 में। जब अध्यक्ष कौन था इसका? लॉर्ड मैकाले। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट चार्ट 1853 ईस्वी का चार्ट अधिनियम, जो कि 1853 ईस्वी का चार्ट अधिनियम था, वो क्या है? चलो देखते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधीय और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं। नंबर 1, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 में क्या हुआ? जो कि भारत का शासन था वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। नंबर 2, भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। इसमें क्या हुआ? मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सर्जन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार तथा 7 सदस्य कंपनी के निर्देश मंडल द्वारा। नंबर 4, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। नंबर 5, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यानी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें मुगल सम्राट का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। नंबर 6, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। नंबर 7, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका महत्वपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में। नंबर 8, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसरॉय बने। कहने का मतलब ये था, उस समय जो गवर्नर जनरल थे 1858 का जो भारत शासन अधिनियम बना, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो अंतिम थे। उसके बाद चेंज होके प्रथम वायसरॉय भी वही बने, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसरॉय बने।
1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है, नंबर 1, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। नंबर 2, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। नंबर 5, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वॉयसरॉय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में भी नामित कर सकता था। नोट, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राय को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कब भंग कर दिया गया? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री घोषित कर दिया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, नंबर 1, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। नंबर 2, इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 ईस्वी में जो भारत अधिनियम हुआ उसमें मार्ले मिंटो सुधार भी हुआ 1909 ईस्वी में, जिसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना। नंबर 2, भारतीय को भारत के सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉयसरॉय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। कौन था? सत्य प्रसाद सिन्हा वॉयसरॉय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नंबर 6, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नोट, 1909 में लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वॉयसरॉय थे। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वॉयसरॉय थे। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार। कौन था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, नंबर 1, केंद्र में
द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र की बात हुई है, केंद्र 1919 में। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्य की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। नंबर 2, प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वंद्व शासन के जनक लियोनस कार्टियस कौन थे? जो कि प्रांतों में थे, लियोनस कार्टियस थे। नंबर 3, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित। सबसे पहले आरक्षित विषय: वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जाति, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय: शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रह दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वंद्व शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। नंबर 4, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। नंबर 5, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया। 1626 ईस्वी में ली आयोग, जो कि 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नंबर 6, इस अधिनियम के अनुसार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। नंबर 7, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। नंबर 8, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नंबर 9, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नंबर 10, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसरॉय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। नंबर 1, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। नंबर 2, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। नंबर C, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दें तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। नंबर D, वह आपात स्थिति
में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधेयक प्रभाव होता था। नोट: मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं ये थीं: अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई थीं और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं पाया। नंबर 2, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। नंबर 3, केंद्र में द्वंद्व शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधेयी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। नंबर ए, परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। नंबर बी, प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधान मंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा तथा शिक्षा। समवर्तीय सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि थे। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसरॉय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधेय शक्ति वायसरॉय को दी गई थी। नंबर 4, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र, प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे: 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम
2 अधिराज्य बनाए दिए गए और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की विधानसभा को सौंपी जाएगी। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। नंबर 3, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। नंबर 4, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। नंबर 5, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। नंबर 6, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया है। उनको भारत का या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उन अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 7, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में प्रवृत्त होने के पूर्व जनता संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत कर दिया था। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।